वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम और वैक्यूल्स फिनिश कर दिया था। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट साथ में ये टॉपिक है। टॉपिक आपका क्या है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स में दो सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअली आते हैं। फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। देन सेकेंड सेल ऑर्गेनल्स क्या है? प्लास्टिड है। ये दोनों जो है सेल ऑर्गेनल्स जो है ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है और आज स्टार्ट कर रहे हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स का फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आज स्टार्ट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट जो लाइन है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ऑब्जर्व करना है आपको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने से पहले आपको उसको डाई से स्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, डाई से स्टेन करेंगे देन आप उसको इजिली माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बेटर होगा कि आप माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके आप उसके स्ट्रक्चर का डिटेल आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लाइन है आज का माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। सेकेंड जो लाइन है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम जो है किसने देखा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम देखने वाला जो पर्सन था वो कोलिगर थे और कोलिगर ने इसको एक्चुअली में कहाँ देखा था? इंसेक्ट मसल सेल्स में देखा था। देन माइटोकॉन्ड्रिया जो नेम है किसने फर्स्ट टाइम दिया था? नेम है उनका बेंडे। बेंडे ने फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया था। ठीक है, तो ये जो है आपके जनरल और हिस्टोरिकल अकाउंट्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लाइन है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की वो क्या है? उसका ऑकरेंस, उनकी लोकेशंस। एक्चुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल्स है ये एक्चुअली कहाँ होते हैं ये प्रेजेंट? तो इसका आंसर है ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होंगे। इसके पीछे जो रीजन है वो मैं बता रहा हूं आपको। मैंने क्यों यहाँ मेंशन किया है ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स? क्योंकि ऑक्सीजन का जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है उसका। ठीक है, आप जब भी रेस्पिरेशन को स्टडी करते हैं तो रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक दो टर्म आते हैं। ठीक है, एरोबिक या एनारोबिक दोनों टर्म सेल के रेस्पेक्ट में या ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में आप डिस्कस करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे आप एरोबिक और एनारोबिक डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन को यूज करने वाला जो पार्ट है सेल का वो एक्चुअली कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीजन को यूज करने वाला है। ठीक है, सो दैट हमने यहाँ मेंशन किया है क्या? ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये आपका ऑकरेंस हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये किसमें एब्सेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा की तरह इसको लर्न करना है आपको। देन जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एब्सेंट होंगे और कभी कभी प्रोटोजोन्स के कुछ सेल्स होते हैं, सर्टेन प्रोटोजोन्स में भी क्या होता है? लैक करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। सर्टेन अनयूजुअल प्रोटोजोन्स में लैक करेंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो पॉइंट है ऑकरेंस को लेकर वो पॉइंट ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। देन मैच्योर आरबीसीज और प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया और एब्सेंट जो होंगे वो कहां पे होंगे? मैच्योर आरबीसीज में होंगे, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज। ठीक है, एंड एब्सेंट और कहां पे होंगे? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में। आपको पता भी है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी सेल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा। ठीक है, एक और पॉइंट में बता रहा हूं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए बिकॉज अभी जस्ट आपने जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम लास्ट सेशन में आप लोगों ने पढ़ा है वो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स थे। ER, Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles, these are the single membranous cell organelles, whereas semi-autonomous cell organelles are double membranous, like mitochondria जो आज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और आने वाला जो टॉपिक है आपका प्लास्टिड वो भी क्या है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। तो ये चीज आप दिमाग में बैठाना होगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिलते रहते हैं हर साल नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका ऑकरेंस को लेकर डिस्कशन हो गया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर को लेकर।
ठीक है, कि एक्चुअली में क्या माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है, तो आंसर है वेरिएबल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर, शेप एंड साइज ये सब क्या है, वेरिएबल है, सेल टू सेल वेरी करते हैं। ठीक है, और नंबर इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो एक्टिविटीज पे डिपेंड करेगा कि सेल की एक्टिविटीज कम है या ज्यादा है। जब भी किसी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होगी देन वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेंगे आपको। जब सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कम होगी देन उस टाइम पे क्या होगा, उसके नंबर सेल्स के अंदर कम होंगे। ठीक है, ये याद रखना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक पावर हाउस है। ठीक है, एनर्जी का, बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एटीपी क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी जो है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में यूज होने वाले हैं। तो जहां पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होंगे जिस सेल्स के अंदर, वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, और जहां पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कम है वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस होंगे। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स, ट्रेडिशनल एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। वो एग्जांपल क्या है, इंसेक्ट मसल सेल्स। ठीक है, जिसके अंदर 5000 माइटोकॉन्ड्रिया है। देन किडनी सेल्स में आप देखिए कि ईच सेल्स कंटेन 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया। देन आफ्टर स्पर्म सेल्स है। ठीक है, स्पर्म सेल्स में भी 25 माइटोकॉन्ड्रिया अप्रॉक्स होते हैं। तो ये कुछ डेटा है जिसको आप लर्न कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। ठीक है, और इस डेटा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैंने आपको बताया कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा कहीं पे है, सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स अगर ज्यादा है देन इसका मतलब है कि वहां पे जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होंगी, ठीक है, वो एक्टिविटीज भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अगर लो हो जाएगा तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट मींस वहां पे क्या है, लो है। ठीक है ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करने का। ठीक है, देन आते हैं साइज और शेप को लेकर डिस्कस करते हैं। आपको मैं बताऊं कि शेप भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप वेरिएबल है। समटाइम्स ये ओवल शेप के होते हैं, समटाइम्स स्फेरिकल होते हैं, समटाइम्स ये फिलामेंटस होते हैं, समटाइम्स ये ब्रांच्ड होते हैं। लेकिन यूजुअली किस शेप में होते हैं, यूजुअली ये आपके सिलिंड्रिकल शेप में होंगे। ये इनका शेप जो यूजुअल होगा वो क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा। और आपको पता है कि कोई भी चीज अगर सिलिंड्रिकल है, ठीक है, तो उसका कुछ डायमीटर होगा, ठीक है, और कुछ उसकी लेंथ होगी। तो मैंने ये डायमीटर और लेंथ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया है यहाँ पे। यहाँ आप देखिए 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है। ठीक है, और लेंथ की बात करें तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर है। ये डेटा मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिया और एनसीईआरटी ने इसका एवरेज भी निकाला है। डायमीटर का एवरेज एनसीईआरटी ने क्या निकाला है, 0.5 माइक्रोमीटर जो है एनसीईआरटी ने इसका एवरेज डायमीटर निकाला है। ठीक है, तो ये जो शेप और साइज है, इस शेप साइज के बिहाफ पे भी आप माइटोकॉन्ड्रिया में आप वेरिएशंस देखेंगे, सेल टू सेल वेरी करेगा इसका शेप और साइज। ठीक है, ऊपर के टॉपिक में आपने इसके नंबर को डिस्कस किया था। ठीक है, वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट था कि जो है सेल टू सेल जो है ये वेरी करेगा, और ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पेशली मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। नंबर डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देन आफ्टर कुछ अच्छे और पॉइंट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे सेल्स के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, और देन मैं प्रूव करूंगा कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, ये मैं प्रूव करने वाला हूँ। फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर फंक्शन की बात करेंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं,
उसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका हाउ टू इवॉल्व माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल्स। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू पार्टिसिपेट माइटोकॉन्ड्रिया इन इनहेरिटेंस। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू इवॉल्व माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल। और जो लास्ट और थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू पार्टिसिपेट माइटोकॉन्ड्रिया इन इनहेरिटेंस। ठीक है, इन तीन क्वेश्चन का जब आंसर दूंगा तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब मैं बताऊंगा तो उसका फर्स्ट लाइन होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए होता है, मतलब अपना खुद का डीएनए उसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो डीएनए कैपेबल है रेप्लिकेशन के लिए, दैट मीन्स की डुप्लीकेशन के लिए। डुप्लीकेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक से दो कॉपी बनाने की कैपेसिटी वो रखेगा। कौन? ओन डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओन डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे सपोज दैट ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये सिंगल डीएनए है और ये डीएनए क्या करता है, मल्टीप्लाई कर जाता है, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, एक सिंगल डीएनए है, ये एक सिंगल डीएनए है और डुप्लीकेशन के बाद, ठीक है, डीएनए के नंबर 2 हो गए और स्टार्टिंग में कितने थे, 1 थे। तो ये क्या है, आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस है और रेप्लिकेशन को ही आप डुप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, किसका हो रहा है डुप्लीकेशन, यहाँ पे डीएनए का हो रहा है। और डीएनए किसका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हो गया आंसर के फॉर्म में। सेकेंड जो है पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का आरएनए होता है। ठीक है, खुद का आरएनए, और आरएनए में जितने भी वैरायटी होते हैं लाइक राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, these are the type of RNA and these RNAs found in a माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए के साथ साथ एक और भी चीज है, वो क्या है, आरएनए है। और आरएनए में जितने भी टाइप्स होते हैं लाइक राइबोसोमल आरएनए, लाइक टीआरएनए, लाइक एमआरएनए, ये सारे प्रेजेंट आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और ये जो आरएनए है ये हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, हेल्प करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक और कंपोनेंट्स एडिशनल प्रेजेंट होता है, वो है राइबोसोम्स। इट हैव वन मोर कंपोनेंट दैट इज अ राइबोसोम्स। ठीक है, और राइबोसोम्स यहाँ पे एक्चुअली जो होगा वो कौन सा होगा, 70S राइबोसोम्स होगा। ठीक है, मैंने आपको टाइप ऑफ राइबोसोम्स बताया था आपको लास्ट सेशन में। ठीक है, और ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना सेल्फ एक राइबोसोम्स होता है और उस पर्टिकुलर राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, माइटो राइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, माइटो राइबोसोम्स बोलेंगे इसको। ठीक है, तो राइबोसोम भी है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। देन नेक्स्ट है आपका कि प्रोटीन मेकिंग मशीनरी आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन मेकिंग मशीनरी आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आरएनए भी होगा। ठीक है, प्रोटीन मशीनरी का कंपोनेंट राइबोसोम्स भी होगा। राइबोसोम इटसेल्फ प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है पहले से कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है ये। ठीक है, एंड आरएनए आल्सो हेल्प कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, एंड सम एंजाइम्स आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है। ठीक है, आप अगर चाहो तो आप सेकेंड और थर्ड पॉइंट को हटा के वन वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन मेकिंग मशीनरी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो भी आंसर चलेगा आपका। देन आपका क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म शो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को बना सकता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं, बिकॉज ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है और एटीपी अगर बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे प्रोसेस के लिए वो मतलब खुद से रिस्पॉन्सिबल है वो। ठीक है, तो ये मेरे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर्स हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के। अब देन आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू इवॉल्व माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल्स।
इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके आपको सोचना होगा, सुनना होगा, ध्यान से सोचना और सुनना दोनों होगा, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस मेमोरी की जरूरत होगी। आप क्लास 10th में इवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, तो उसमें पढ़ा होगा कि अर्थ पे फर्स्ट टाइम कौन से सेल्स इवॉल्व हुए थे। आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट टाइम कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो आपने ये ले लिया यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ, नेचर ने क्या किया कि एरोबिक बैक्टीरिया को अंदर इंट्रैप करा दिया। क्या करा दिया? इंट्रैप या इंटर करा दिया, ठीक है। क्योंकि इसको सर्वाइवल चाहिए और इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच म्यूचुअल रिलेशन हुआ और सो दैट ये इंटर कर गया और इंटर करके वहां पे वो सस्टेन कर गया। और कुछ टाइम के बाद एरोबिक बैक्टीरिया जो है ये एक्ट करने लगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, बिकॉज एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम द एरोबिक बैक्टीरिया बिकॉज बोथ आर यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड बोथ आर फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी है कि यूकैरियोट्स में एरोबिक बैक्टीरिया एंटर करने के बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ वर्क करने लगे और यही क्या है आपका इवोल्यूशन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और आपका आंसर हो चुका, ठीक है। तो ये आपका और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ टू पार्टिसिपेट माइटोकॉन्ड्रिया इन इनहेरिटेंस। मतलब कि जब कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे कैसे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसे आप जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये फर्स्ट जनरेशन कोई सेल है, ठीक है, और इसके कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है क्या? आंसर है यस, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए एंड डीएनए आप जानते हो कि जेनेटिक मटेरियल होता है और ये भी क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। बट कंडीशन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट करता है तो ओनली फीमेल पेरेंट्स की तरफ से करता है, ठीक है। फीमेल पेरेंट्स का माइटोकॉन्ड्रिया ओनली इनहेरिट करता है, मेल पेरेंट्स का माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फर्टिलाइजेशन टर्म जब डिस्कस करते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि ओवम है ये, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, ठीक है। और स्पर्म में ये आपका यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया की पोजीशन होती है, ठीक है। और स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन जब करने जाता है तो ओनली ये पार्ट उसका इन्वॉल्व होता है, ये पार्ट, मतलब कि आगे का जो हेड पार्ट है ये ही ओनली पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में। ये पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज जो है फर्टिलाइजेशन का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में वाली हेड पार्ट इंटर करता है, अदर पार्ट इंटर नहीं करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इंटर नहीं कर सकता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ओवम में क्या है, ओवम एक कंप्लीट सेल है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अपना सेल्फ है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा नेक्स्ट जनरेशन की में किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए। ओवम का जो माइटोकॉन्ड्रिया है नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बट जो स्पर्म के इस पर्टिकुलर पार्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका वो इंटर नहीं करेगा, सो दैट वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि फीमेल साइड से जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसका डीएनए इनहेरिट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, मेल साइड से जो होगा वो इनहेरिट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल पॉइंट था, ये जब एम्स के एग्जाम होते थे, ठीक है, बीएचयू के एग्जाम सेपरेट होते थे तो ये टफ क्वेश्चंस का पार्ट थे, ये यहाँ से मतलब अच्छे क्वेश्चंस बनते थे आपके, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया 3 क्वेश्चन को, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये। अब हम डिटेल करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो
डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर को। आज के लेक्चर में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आपके सामने स्क्रीन पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारे लेवलिंग कर रखी है और इसमें मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टार्टिंग करते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है। और मेम्ब्रेन को लेकर जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। दैट मीन्स इट हैव टू मेम्ब्रेन, वन इज अ आउटर एंड सेकंड वन इज अ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन की एक स्पेशलिटी है कि ये कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री इसको बोलते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज अ कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। ये जो लाइन है मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले रखा है, आपको भी एज इट इज लर्न करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है इनकरेक्ट और करेक्ट या रॉन्ग या राइट के फॉर्म में आते हैं एंड नीट में क्वेश्चंस, और वहां पे आपको हर एक वर्ड्स को ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री है और ये एक परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये किसी भी टाइप का बैरियर नहीं है। ये मोस्टली मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, इजिली पास करने देते हैं इन टू आउट और आउट टू इन, ठीक है। फ्रीली परमेबल बोल सकते हैं। फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन कौन होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। एक और स्पेशल पॉइंट है जो आपको एनसीईआरटी में अदर चैप्टर में मिलेगा, लाइक आपका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जब आप स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको एक वर्ड मिलेगा पोरीन, ठीक है। क्या मिलेगा, पोरीन। पोरीन एक्चुअली में एक चैनल है जो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। पोरीन इज अ चैनल बाय विच ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो पोरीन है एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ये आपको लर्न करना होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। आपको एज इट इज लर्न करना होगा। और आउटर मेम्ब्रेन का और जो लाइन है मैं बता दूं कि आउटर मेम्ब्रेन्स में रिस्पिरेटरी एंजाइम्स लैक करते हैं, दैट मीन्स कि एब्सेंट होते हैं ये, ठीक है ना। आप लैक भी बोल सकते हैं और एब्सेंट भी बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स लैक इन अ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आउटर मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, 50% प्रोटीन एंड 50% लिपिड्स, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन 50% क्या होगा, उसमें प्रोटीन होंगे और 50% उसमें लिपिड्स हैं, ठीक है। तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन की तरफ। तो इनर मेम्ब्रेन में आपको बताऊं कि इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मीनिंग है कि ये सर्टेन मॉलिक्यूल्स को इजीली क्रॉस करने देंगे इनटू आउट और आउट टू इन, ठीक है। बट सर्टन को ये सर्टन के लिए ये बैरियर का काम करेंगे, मतलब इजीली क्रॉस नहीं करने देंगे ये। सो दैट वी कॉल्ड सच इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जो है 80% प्रोटीन है इनर मेम्ब्रेन में और 20% लिपिड्स है, ठीक है। तो यहाँ केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनर मेम्ब्रेन में 80% प्रोटीन है एंड 20% क्या है, लिपिड्स है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट लाइन हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे इनर मेम्ब्रेन के, वो ये है कि जितने भी रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ऑल रिस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं हम किस पे, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग पे आते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में फर्दर जो टॉपिक है आपका क्रिस्टी है। क्या है, क्रिस्टी है। और क्रिस्टी जो है एक्चुअली में क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग का मीनिंग है कि इनसाइड जो है ये फोल्ड होंगे, इनसाइड क्या होंगे, ये फोल्ड होंगे। सो दैट इसको क्या बोलेंगे आप, इनफोल्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग है। और इस पर्टिकुलर इनफोल्डिंग को, इस पार्ट को हम एक नेम देंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी इज अ प्लूरल टर्म एंड क्रिस्टा इज अ सिंगुलर टर्म, ठीक है। ये क्या है क्रिस्टा, क्रिस्टा इज अ इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो भी इनर मेम्ब्रेन होंगे इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको आपको लर्न करना है, वो है ऑक्सीसोम्स। क्या होंगे, ऑक्सीसोम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। ऑक्सीसोम्स
और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और थर्ड नेम इसका है F0 F1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक और नेम बनता है जो आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे, CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स, ये भी एक नेम है इसका। ठीक है, तो टोटल कितने नेम हो गए हैं? फर्स्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सेकंड ऑक्सीसोम्स, थर्ड F0 F1 कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ नेम होगा F0 CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो नेम है आपको मिलने वाला है कहाँ पे? आपको फोटोसिंथेसिस में मिलेगा आपको, और सेलुलर रेस्पिरेशन में मिलेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी ये टॉपिक आपका मिलेगा, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है। और ऑक्सीसोम्स के स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि ये आपका बेस पार्ट है, ये स्टॉल्क पार्ट है, स्टॉल्क। ठीक है, और ये हेड पार्ट है। आप जो यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर, यहाँ ये पार्ट क्या है? बेस है, ये पार्ट क्या है? स्टॉल्क है, और ये पार्ट क्या है? हेड है। ठीक है, और यही मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, और एक स्पेशल पॉइंट ये है कि जो हेड है उसको F1 बोलते हैं, और जो बेस है उसको F0 बोलते हैं। ठीक है, और इस हेड के अंदर एक यूनिक एंजाइम है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एटीपेज एंजाइम। ठीक है, एटीपेज एंजाइम या एटीपी सिंथेसेज एंजाइम। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। ये चीजें आपको आगे के चैप्टर्स में मिलने वाले हैं, बट अभी आपको क्या करना है? आपको सिंपली लर्न करना है कि ऑक्सीसोम्स का जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट्स में एंजाइम्स है, उस पर्टिकुलर एंजाइम का नेम क्या है? एटीपेज। ठीक है, और ये जो एटीपेज है, ये एंजाइम जो है एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एटीपी जब फॉर्म होगा तो उसमें ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ये ऑक्सीसोम्स कहाँ पे है? इनर मेम्ब्रेन पे है, या आप बोल सकते हैं कि क्रिस्टा पे है, बिकॉज क्रिस्टा भी क्या है? इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। क्रिस्टा क्या है एक्चुअली में? इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, सो दैट आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीसोम्स क्रिस्टा पे भी हो सकता है और इनर मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और लाइन है यहाँ पे कि मैंने बताया कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? रिस्पिरेटरी एंजाइम्स जो एरोबिक रिस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये लाइन पहले भी मैंने बताया, बट ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बार बार बताना चाहिए। ठीक है, आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पिरेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन वाले एंजाइम्स एक्चुअली पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीसोम भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन का जो अल्टीमेट रिजल्टेंट है, अल्टीमेट रिजल्टेंट वो क्या है? एनर्जी फॉर्मेशन। ठीक है, और ऑक्सीसोम्स क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है। सो दैट आप ऑक्सीसोम्स को भी क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि ये एरोबिक रिस्पिरेशन का एक कंपोनेंट है, इज अ कंपोनेंट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपके मेन पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की, बात करते हैं। तो मैट्रिक्स में बता दूं, मैट्रिक्स एक सेमी सॉलिड एनवायरनमेंट्स है जिसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, आरएनए है, फाइबर है, क्रिस्टल है, ग्रेन्यूल्स है। ये लर्न करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। और देन आफ्टर आपको मिलेगा सर्कुलर डीएनए। मैट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा? सर्कुलर डीएनए। मैंने आज के क्लास में बताया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। वो एक्चुअली डीएनए क्या है? आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यही वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी के कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट है राइबोसोम्स। ठीक है, एंड सेकंड कंपोनेंट्स है आरएनए, प्रोटीन्स एंड डीएनए भी होगा आपका। ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और ये सारे प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, पार्शियली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जिसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम्स भी है। ठीक है, एंजाइम्स भी है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स से रिलेटेड हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 70s राइबोसोम्स है, इसका क्या कोई और भी नेम है क्या? तो इसका और नेम है आपका इसको बोलते हैं माइटोराइबोसोम्स, बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। तो सच टाइप ऑफ राइबोसोम्स इज नोन एज अ माइटोराइबोसोम्स। ठीक है, ये लर्न करना होगा आपको।
देन आफ्टर मैं बता दूं कि मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस है जिसको बोलते हैं आप क्या, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं, और समटाइम्स उसको आप बोल सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आगे के चैप्टर्स जैसे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर है, वहां पे इसका नेम चेंज मिलेगा, क्या मिलेगा नेम आपको, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया। एक आखिरी लाइन है एनसीईआरटी से रिलेटेड, वो ये है कि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, फिजन। फिजन एक मेथड है, फिजन इज अ मेथड बाय विच माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई, ये लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ फंक्शंस पे जो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, वैसे आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एटीपी फॉर्मेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये मेन फंक्शन में आते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ माइनर फंक्शन है जिसको मैं फिनिश करने वाला हूं। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन पे। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन। क्या होगा रिजल्टेंट एरोबिक रेस्पिरेशन का, एटीपी प्रोडक्शन। देन सेकंड जो पॉइंट है वो है अमीनो एसिड सिंथेसिस। ठीक है, अमीनो एसिड के सिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करने वाला, बिकॉज बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, देन आपका सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स और स्टेरॉइड्स के लिए भी हेल्प करेगा। स्टेरॉइड, साइटोक्रोम्स और क्लोरोफिल, ये इनकी सिंथेसिस के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन कैल्शियम आयन का रेगुलेशन में हेल्प करेगा, कैल्शियम आयन के रेगुलेशन में हेल्प करेगा। और लास्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करेगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन में बता दे रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट है क्रेब्स साइकिल्स के। ठीक है, ये आगे आपको हेडिंग मिलने वाला है। क्रेब्स साइकिल एक पूरा टॉपिक है कंप्लीट। क्रेब्स साइकिल एक प्रोसीजर है, रिएक्शन का सेट ऑफ रिएक्शंस है। ठीक है, और इस सेट ऑफ रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, और इसका रिलेशन किससे है, एरोबिक रेस्पिरेशन से है, और दैट मींस कि इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स में, वो है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड तक वेट करिए। ठीक है, अब मैं जल्दी आने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उसके पहले आप नोट्स बनाइए, मुझे नोट्स दिखाइए, कल मैं आपका नोट्स देखने वाला हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट।